हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्ते। स्टूडेंट्स, आज 11th बिजनेस स्टडी में हमारी थर्ड यूनिट हम पढ़ने वाले हैं, जो कि है निजी और सार्वजनिक कंपनी। इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। उसके पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि चौहान एकेडमी खंडवा के चैनल को यदि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने 11th बिजनेस स्टडी में फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा भारत में व्यापार का इतिहास क्या था। उसके बाद हमने पढ़ा व्यवसाय की प्रकृति और उद्देश्य क्या थे। उसके प्रकार हमने पढ़े। व्यवसाय के 3 अंग हैं, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग। इसके बाद हमने व्यापार के बारे में पढ़ा, वाणिज्य के बारे में पढ़ा, उद्योगों के बारे में पढ़ा। फिर हमने फॉर्म्स व्यावसायिक संगठन के स्वरूप, अलग अलग जो स्वरूप हैं, जब कोई व्यक्ति व्यापार करना चाहता है तो उसके सामने अलग अलग स्वरूप सामने आते हैं। उसमें से कौन से स्वरूप में वो व्यापार करना चाहता है, इसके बारे में हमने देखा कि वो एकल स्वामित्व का बिजनेस करेगा, साझेदारी का बिजनेस करेगा, सहकारी समिति वाला करेगा, या हिंदू अविभाजित परिवार व्यवसाय या कंपनी। ये 4 फॉर्म्स हमने देखे बिजनेस के, उनके बारे में विस्तृत से हमने पढ़ा। अब हमारे सामने आता है निजी और सार्वजनिक। ये बार बार हम सुनते हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक। ये क्या होता है? अभी भी हमारे आसपास हमने कभी पर सुना होगा कि गवर्नमेंट अब पीपीपी मोड पे काम करने वाली है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। प्राइवेट हम समझते हैं, कई बार हम सामान्य हमारी जनरल बातचीत में हम प्राइवेट शब्द इस्तेमाल करते हैं। प्राइवेट का मतलब होता है कि मेरा, निजी, अपना। और पब्लिक, पब्लिक मतलब जनता का। तो जनता मतलब सरकार का, क्योंकि सरकार को कौन चुनता है? जनता चुनती है। तो प्राइवेट मतलब मेरा है, निजी है, और पब्लिक मतलब जनता का है, मतलब सरकारी है। तब ये क्या होते हैं? सरकारी उपक्रम, प्राइवेट उपक्रम। ये संगठन किस प्रकार के होते हैं, किस प्रकार काम करते हैं, इनका स्वामित्व किस प्रकार होता है, इनमें पूंजी किस प्रकार से लगाई जाती है, इन सभी बातों के बारे में आज हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग मेरा वीडियो कंटिन्यू देखा करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चौहान एकेडमी खंडवा आप यूट्यूब पर यदि टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। आपको सारे वीडियोस शुरू से लगा करके, फर्स्ट यूनिट से लगाकर अभी तक के सारे वीडियोस आप लोगों को मिल जाएंगे और आगे भी मिलते रहेंगे। चलिए, आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारी जो फर्स्ट यूनिट है, व्यावसायिक संगठन। देखिए, थर्ड यूनिट, सार्वजनिक, निजी एवं भूमंडलीय उपक्रम। सार्वजनिक, निजी एवं भूमंडलीय उपक्रम, ये हमारी यूनिट है। सबसे पहले हम निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र। अभी मैंने आप लोगों को बताया प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, इसका मीनिंग आपको बताया। अब हम देखते हैं, देखिए उसका एक भूमिका बताइए। अब ये निजी क्षेत्र का अर्थ क्या होता है, उसको हम देख लेते हैं कि निजी क्षेत्र का मीनिंग क्या होता है। निजी क्षेत्र में वह व्यवसाय सम्मिलित होते हैं जिनका स्वामित्व व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के पास होता है, उसे बोला जाता है निजी क्षेत्र। मतलब निजी क्षेत्र के अंतर्गत उन व्यवसायों को शामिल किया जाता है जिन पर स्वामित्व या जिन पर अधिकार किसका होता है? व्यक्तियों का होता है या व्यक्तियों के समूह का होता है। ऐसे व्यवसाय को या ऐसे क्षेत्रों को हम क्या बोलते हैं? निजी क्षेत्र बोलते हैं। दूसरी बात, इनमें पूंजी अथवा नियंत्रण में सरकार की कोई भागीदारी नहीं होती। इनमें पूंजी भी प्राइवेट लोग ही लगाते हैं, इस पर कंट्रोल भी प्राइवेट लोग ही करते हैं। सरकार का कोई इसमें हिस्सा होता नहीं है और सरकार का कोई इसमें इंटरफेयर नहीं होता। उदाहरण के लिए, निजी स्वामित्व व्यवसाय, साझेदारी, सहकारी समितियां, कंपनी, ये सभी निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। एकल स्वामित्व ले लो, सहकारी समितियां ले लो, पार्टनरशिप ले लो, कंपनियां ले लो, ये सभी जो फॉर्म हमने पढ़े हैं, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? ये निजी क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। वर्तमान में औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1991 के अनुसार
दो उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत रिजर्व रखे गए हैं। केवल दो उद्योग। 1991 की जो नई नीति थी हमारी आर्थिक नीति, उसके अंतर्गत केवल दो उद्योगों को सरकार ने अपने पास रखा है, बाकी सारे उद्योगों को फ्री कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति, निजी प्राइवेट कंपनी इनको स्टार्ट कर सकती है। अब वो दो उद्योग कौन से हैं? एक तो आयुध निर्माण मतलब परमाणु से रिलेटेड, और दूसरा है हमारा रेल प्रचालन से संबंधित। ये दो उद्योगों को ही गवर्नमेंट ने अपने पास रखा, बाकी सारे उद्योगों को सरकार ने फ्री कर दिया है। शेष उद्योग निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे निजी क्षेत्र से क्या से है। निजी क्षेत्र में वह व्यवसाय सम्मिलित होते हैं जिनका स्वामित्व व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के पास होता है। इनमें पूंजी अथवा नियंत्रण में सरकार की कोई भागीदारी नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, एकल स्वामित्व, साझेदारी, कंपनी, सहकारी समिति इसके उदाहरण हैं। ये उसका आशय हो गया। यदि परीक्षा में आता है, फिर मैं साथ में आप लोगों को क्वेश्चन भी बताता जाता हूँ कि इसका क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है। तो यहाँ पर हमारा एक पहला क्वेश्चन बन गया। देखिए, यहाँ से स्टार्ट हो गया। निजी क्षेत्र में वह व्यवसाय सम्मिलित होते हैं जिनका स्वामित्व व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के पास होता है। इनमें पूंजी अथवा नियंत्रण में सरकार की कोई भागीदारी नहीं होती है। एग्जाम्पल या जैसे निजी स्वामित्व व्यवसाय, साझेदारी, सहकारी समिति, कंपनी आदि निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। बस यहाँ तक का। फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, उसका आशय हो गया कि निजी क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, निजी क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, निजी क्षेत्र का क्या अर्थ है, ये आप लोग उसका अर्थ लिख सकते हो। चलिए, दूसरे नंबर पर आते हैं, निजी क्षेत्र की विशेषताएं क्या होती है। अब हमने अभी जो पढ़ा, इसी के आधार पर हम उसकी विशेषताएं बता सकते हैं कि निजी क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सबसे पहली निजी स्वामित्व। अभी हमने पढ़ा उसके आशय में कि निजी क्षेत्र के उपक्रम, उपक्रम मीन्स कंपनी, व्यापार, व्यवसाय, संस्था, ये उपक्रम कहलाता है। निजी क्षेत्र के उपक्रमों पर निजी व्यक्तियों या संस्थाओं का स्वामित्व होता है। स्वामित्व मतलब मालिकाना हक। तो निजी उपक्रमों पर या निजी क्षेत्र के उपक्रमों पर निजी व्यक्तियों या संस्थाओं का स्वामित्व होता है, ये कहलाता है निजी स्वामित्व। लाभ उद्देश्य, निजी कंपनियों का या निजी क्षेत्र का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। कोई भी प्राइवेट कंपनी है, उसका पहला उद्देश्य क्या होगा, लाभ कमाना। उसका पहला उद्देश्य ही लाभ कमाना है। बिना लाभ कमाने के उद्देश्य से तो कोई व्यापार कोई शुरुआत ही नहीं करता है। तो कोई भी निजी क्षेत्र या प्राइवेट सेक्टर यदि बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, लाभ अर्जित करना। तीसरा, स्वतंत्र प्रबंध। भाई कोई भी प्राइवेट कंपनी, मान लो मेरी प्राइवेट दुकान है, तो उस पर मैनेजमेंट कौन करेगा, मेरा प्रबंध होगा, मेरा नियंत्रण होगा। तो स्वतंत्र प्रबंध, निजी क्षेत्र का प्रबंधन पूर्ण रूप से उसके स्वामी के हाथों में होता है और वह इसके लिए पेशेवर प्रबंधकों की सेवाएं भी प्राप्त कर सकते हैं। वे व्यवसाय यदि उसका बड़ा है तो वो किसी मैनेजर को रख भी सकता है, जो पेशेवर मैनेजर हैं उनको रख सकता है। वित्त प्रबंधन, वित्त प्रबंधन भी निजी हाथों में होता है। पैसा कितना लगाना है, कितना खर्च करना है, निजी साहसी ही इन उपक्रमों के वित्त प्रबंधन की व्यवस्था करते हैं। चलिए, तो ये 4 विशेषताएं हो गई। पहली विशेषता कौन सी हो गई, निजी स्वामित्व। निजी क्षेत्र के उपक्रमों के ऊपर निजी व्यक्तियों या संस्थाओं का स्वामित्व होता है। दूसरा, इनका प्राथमिक उद्देश्य लाभ कमाना होता है। तीसरा, इनके प्रबंधन पर निजी क्षेत्र का प्रबंधन पूर्ण रूप से उसके स्वामी के हाथ में होता है। चौथा, वित्त प्रबंधन, निजी साहसी ही इन उपक्रमों में वित्त के प्रबंधन की व्यवस्था करते हैं। पांचवा है राज्य भागीदारी का अभाव। राज्य भागीदारी का अभाव मतलब निजी क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य मतलब सरकार, सरकार की कोई भागीदारी नहीं होती है। सरकार इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करती। हाँ, लेकिन इन्हें सरकारी नीतियों और कानूनों का पालन करना अनिवार्य होता है। सरकार जो नीति बनाती है, जो कानून बनाती है, उसका पालन इन्हें करना पड़ेगा। जवाबदेही, इन उपक्रमों का प्रबंधन करने वाले प्रबंधक इनके स्वामी के प्रति जवाबदेह होते हैं कि भाई इसके मालिक ने यदि किसी मैनेजर को नियुक्त किया है तो मैनेजर उसके मालिक के प्रति जवाबदेह है, न कि सरकार के प्रति। चलिए, तो ये 6 पॉइंट हैं।
निजी क्षेत्र का आशय हो गया, उसकी विशेषताएं हो गई, हम विशेषताएं भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। इसमें से कोई से भी आप 5 विशेषताएं याद कर लेना। निजी क्षेत्र की विशेषताएं लिखिए। देखिए आशय मैंने बता दिया, वो लिख लेना। नोट्स आप लोगों को बनाते जाना है। तो निजी क्षेत्र का आशय लिख लेना, फिर विशेषताओं में कि निजी स्वामित्व, लाभ उद्देश्य, स्वतंत्र प्रबंध, वित्त प्रबंध, राज्य भागीदारी का अभाव, जवाबदेही, ऐसे 5 पॉइंट कोई से भी लिख लेना। चलिए अब इसका महत्व देख लेते हैं कि निजी क्षेत्र का क्या महत्व है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राइवेट सेक्टर का क्या इम्पोर्टेंस है। आर्थिक विकास में योगदान। देश की अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस क्षेत्र के बड़े व लघु उद्योगों का राष्ट्रीय उत्पादन में बड़ा अंश रहा है। आज की परिस्थिति में देखें तो अधिकांश प्राइवेट सेक्टर ही है जो कि देश की अर्थव्यवस्था का विकास कर रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ा रहे हैं, उत्पादन को बढ़ा रहे हैं। तो देश की अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। और इस क्षेत्र मतलब प्राइवेट सेक्टर के बड़े और लघु उद्योगों का राष्ट्रीय उत्पादन में बड़ा अंश है। जो हमारी सकल घरेलू उत्पाद होता है उसमें सबसे बड़ा अंशदान जो होता है वो इन प्राइवेट सेक्टर का ही होता है, प्राइवेट कंपनियों का ही होता है। तो आर्थिक विकास में योगदान देते हैं ये प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र। दूसरा विविधता। विविधता मतलब निजी क्षेत्र की एक प्रमुख उपलब्धि विविध वस्तुओं का उत्पादन करना होता है। भाई पब्लिक सेक्टर जो होता है किसी एक ही वस्तु का उत्पादन करता है, लेकिन प्राइवेट कंपनियां विविध वस्तुओं का उत्पादन करती है, अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करती है। जैसे रसायन, इंजीनियरिंग, सीमेंट, रबर, कागज़, छपाई एवं प्रकाशन आदि उद्योगों का बड़ी मात्रा में विस्तार हुआ है। बहुत अधिक मात्रा में इनमें विस्तार हुआ है, मतलब बहुत कंपनियां स्थापित हुई है। तो विविधता, और इससे देश को फ़ायदा होता है। तीसरा, देश को क्या, पब्लिक को, समाज को फ़ायदा होता है। समाज को अलग अलग वस्तुओं का उपयोग करने को मिलता है, उनका जीवन स्तर ऊंचा होता है। तीसरा इम्पोर्टेंस इसका क्या है, उपभोक्ता वस्तुएं। उपभोक्ता वस्तुएं मतलब उपभोग करने योग्य वस्तुएं जो उपभोक्ता उपयोग करता है। देखिए एक पूंजीगत वस्तुएं होती है, दूसरा उपभोक्ता वस्तुएं होती है। पूंजीगत वस्तुएं मतलब वे वस्तुएं जो किसी अन्य वस्तु को बनाने में मदद करती है, वो पूंजीगत वस्तुएं होती है। और उपभोक्ता वस्तुएं वह वस्तुएं होती है जिन्हें डायरेक्ट उपभोक्ता ही उपभोग करता है। जैसे मान लो कोई पेन किसी कंपनी ने बनाया तो उस पेन से कोई और दूसरी चीज़ नहीं बनाई जा सकती, वो पेन को डायरेक्ट उपभोक्ता उसका उपभोग ही करेगा, मतलब उपयोग ही करने वाला है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हम खरीदते हैं, सामान्य जनता खरीदती है, वो उपभोक्ता वस्तुएं होती है। निजी क्षेत्र के लिए प्रमुख रूप से उपभोक्ता उद्योगों का विकास छोड़ा गया है कि जो कस्टमर है उसके लिए जितनी वस्तुएं लगती वो उसका उत्पादन करे। इसका प्रमुख कारण इनमें अपेक्षाकृत कम पूंजी की आवश्यकता तथा लाभ जल्द प्राप्त होना था। भी कम पूंजी भी लगती है और प्रॉफिट ज़्यादा होता है। निजी व्यक्ति ऐसे स्थानों पर ही विनियोग करना चाहता है, अतः इन वस्तुओं का उत्पादन तेजी से बढ़ गया। भाई प्राइवेट व्यक्ति तो कम से कम पूंजी लगाना चाहता है और अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाना चाहता है, और ऐसा कौन सा क्षेत्र है, वो है उपभोक्ता उद्योग, और इसलिए निजी क्षेत्रों के लिए वो स्पेशल छोड़ा गया है। फिर लघु क्षेत्र के लिए पर्याप्त अवसर। लघु क्षेत्र, निजी क्षेत्र में लघु क्षेत्र के विकास हेतु सरकार ने अनेक रियायतें व प्रोत्साहन दिए हैं। रियायत मतलब छूट, डिस्काउंट दिया है, मतलब व्यापार को स्टार्ट करने के लिए सरकार ने बहुत सारी छूट दी है। इन्हें कम ब्याज पर पूंजी, कम कीमत पर कच्चा माल और यंत्र मतलब मशीनें उपलब्ध कराए गए हैं सरकार के द्वारा। अनेक वस्तुओं का उत्पादन इन उद्योगों के लिए आरक्षित कर दिया गया है। बहुत सारी वस्तुओं को इनके लिए छोड़ दिया गया है। यह उद्योग वस्तुएं तो उपलब्ध कराते ही हैं, साथ ही साथ बेरोजगारी, क्षेत्रीय असमानता, निर्धनता समस्याओं से निपटने में भी मदद करते हैं। वे जो लघु उद्योग होते हैं, जो छोटे छोटे उद्योग जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्टार्ट होते हैं, तो सरकार उन्हें कम ब्याज पर पूंजी उपलब्ध कराती है, उन्हें कम कीमत पर कच्चा माल भी उपलब्ध कराती है, फिर उन्हें मशीनरी भी देती है। क्यों? क्योंकि इससे ऐसे क्षेत्रों का विकास होता है जहाँ पर असमानता है, क्षेत्रीय असमानता। क्षेत्रीय असमानता का मतलब कुछ क्षेत्र बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है और कोई से क्षेत्र बहुत पिछड़े हुए हैं, तो उन क्षेत्रों में उद्योगों को विकास करके उस क्षेत्र को भी समान लाया जाता है। बेरोजगारी दूर की जाती है, गरीबी को दूर की जाती है, ऐसी समस्याएं दूर हो जाती है। चलिए, पांचवा है विशाल क्षेत्र। भारत में
निजी क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है, बहुत फैला हुआ है। बड़े उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य, होटल, रेस्टोरेंट, ये सभी निजी क्षेत्र द्वारा संचालित किए जाते हैं। फिर कृषि व्यवसाय तो पूरी तरह से निजी क्षेत्र में है, वे कृषि तो है वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। वो विनिर्माणी उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में निजी क्षेत्र का बड़ा योगदान है। और एक अनुमान के अनुसार देश की लगभग 95% कार्यशील जनसंख्या निजी क्षेत्र में ही लगी हुई है। 95% कार्यशील जनसंख्या पे जनसंख्या में जनसंख्या का एक प्रकार कार्यशील जनसंख्या का होता है जो कि काम धंधा करते हैं। तो उस काम धंधा करने वाली जनसंख्या का 95% जो भाग है वो किस में लगा हुआ है, इस निजी क्षेत्र में ही लगा हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात है, मतलब विशाल क्षेत्र है निजी क्षेत्र का। लाभ, निजी क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक कार्यकुशलता से कार्य करता है। कोई सा भी प्राइवेट सेक्टर ले लेंगे तो वो सरकारी क्षेत्र से ज़्यादा विकास करता है। क्यों? क्योंकि वो अधिक कार्यकुशल होता है। इस क्षेत्र में विनियोजित पूंजी पर प्रतिफल की दर सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में अधिक रही है। भाई समान पूंजी एक प्राइवेट सेक्टर में भी उतनी ही पूंजी लगाएंगे, सरकारी सेक्टर में भी उतनी ही पूंजी लगाएंगे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में लगाई हुई पूंजी की जो प्रतिफल दर है, मतलब जो लाभ मिलता है, वो लाभ की दर सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में अधिक होगी। हम ही यदि यहाँ पर देखेंगे कि प्राइवेट और सरकारी कोई सा भी डिपार्टमेंट ले लेंगे तो एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले लेंगे और सरकारी हॉस्पिटल ले लेंगे, प्राइवेट स्कूल ले लेंगे, सरकारी स्कूल ले लेंगे, या फिर प्राइवेट कोई सा भी सेक्टर ले लेंगे और सरकारी सेक्टर ले लेंगे, तो दोनों में हमें डिफरेंस पता चल जाएगा उनके प्रॉफिट का। विदेशी विनिमय, निजी क्षेत्र ने विभिन्न वस्तुओं के निर्यात द्वारा जहां बड़ी मात्रा में विदेशी विनिमय प्राप्त करने में मदद की है, वहीं आयात प्रतिस्थापन वस्तुओं का उत्पादन करके विदेशी मुद्रा पहुंचाने में भी सहायता दी है। कि जिस प्रकार से जो प्राइवेट सेक्टर है उसने वस्तुओं के निर्यात के द्वारा हमें बहुत बड़ी मात्रा में हमारा विदेशी विनिमय प्राप्त करने में मदद करी है, उसी प्रकार से आयात प्रतिस्थापन वस्तुओं का उत्पादन करके विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहायता की है। आयात प्रतिस्थापन मतलब कि जो वस्तुएं हम मंगाते हैं उनको हमारे देश में ही हम बनाने लग गए हैं, उससे हमारी विदेशी मुद्रा जो जाने का डर था वो भी बच गई है। सामाजिक कार्यों में योगदान, निजी क्षेत्र ने शिक्षा में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सामाजिक कार्यों में भी अपना बड़ा योगदान दिया है। तो ये सभी क्या है, ये उसके महत्व है, ये कि निजी क्षेत्र का क्या महत्व है। तो आर्थिक विकास में योगदान देता है, विविधता होती है इसकी सबसे बड़ी विशेषता, उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, लघु क्षेत्र के लिए पर्याप्त अवसर है, विशाल क्षेत्र है, लाभ, विदेशी विनिमय, सामाजिक कार्यों में योगदान। कोई से भी हम 5 पॉइंट्स लिख सकते हैं इसके महत्व के। ठीक है, तो ये हमारा हो गया निजी क्षेत्र। तो निजी क्षेत्र का यदि प्रश्न आता है तो आप लोग आसानी से लिख सकते हैं कि निजी क्षेत्र से क्या आशय है। मैंने आपको अंडरलाइन करके बताया कि इसका आशय लिख लेना, फिर विशेषताएं, 5 विशेषताएं बताई और महत्व बताएं। इसका एक प्रश्न आता है तो आप आसानी से इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो आप लोग मेरा वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू।